वित्त मंत्री पी चिदंबरम क्रिकेटर की तरह बातें करते नजर आ रहे हैं। भले ही देश की इकोनॉमी स्लो पिच पर हो, इसके बावजूद वित्त मंत्री ने कहा है कि स्लो रन रेट से घबराने की जरूरत नहीं है। अगले एक महीने में वो 2020 के अंदाज में बैटिंग करेंगे और रिफॉर्म के बड़े बड़े छक्के लगाएंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर याद दिलाया कि रिफॉर्म्स वनडे मैच नहीं है, टेस्ट क्रिकेट की तरह है जिसमें हर बॉल पर चौके छक्के नहीं लगते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इकोनॉमी पर अब परफॉर्म करने का दबाव किसने बनाया है। वित्त मंत्री को अब फटाफट खेलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे 9 साल सरकार ने इतना स्लो खेला कि अंतिम ओवर में अब रन रेट बढ़ाने का प्रेशर है। वित्त मंत्री क्या अब अंतिम ओवर में बड़ी पारी खेल पाएंगे और निवेशकों का भरोसा जीत पाएंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदि गोदरेज, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर इन चीफ ए.के. भट्टाचार्य और आइक्रा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। लेकिन हम इनसे चर्चा करें उसके पहले आपको बताएं कि वित्त मंत्री ने आज क्या भरोसा दिलाया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले एक महीने रिफॉर्म से जुड़े हुए कई बड़े ऐलान होंगे। एफडीआई की सीमा बढ़ाने पर फैसला जून के अंत तक हो सकता है। कई सेक्टर्स को इससे फायदा मिलेगा। नियम और आसान करने के लिए सेबी भी जल्द ही फैसला लेगी, जिससे विदेशी निवेश खासतौर पे काफी हद तक देश में आ सके। इसके अलावा गैस की कीमतें, नेचुरल गैस की कीमतें जो बढ़ाई जानी है, करीबन $4.25 से बढ़ाकर $6.5 $7 तक करने की बातें चल रही हैं। कोयले की कमी से बहुत सारे प्लांट्स बंद पड़े हैं, उनको कोयले के आवंटन का और उसकी प्राइसिंग का फैसला लिया जाना है। यह सब कुछ होगा। अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर जल्द ही बड़े कदम उठाए जाएंगे और उनका कहना है कि करीब 225 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में से करीब 40 प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जिन्हें जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। और इसमें से काफी कुछ इसी महीने करने की बात उन्होंने कही है। तो वित्त मंत्री फिलहाल काफी जल्दी में है और वो जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई वो कामयाब हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। मिस्टर भट्टाचार्य, आपकी राय सबसे पहले। वित्त मंत्री आज जो क्रिकेट की भाषा बोल रहे थे, क्या ये कहना चाहिए कि दरअसल एक टेस्ट मैच था जिसको इस सरकार ने यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ने मिलकर के, कहना चाहिए, एक 2020 के मैच में तब्दील कर दिया है और अब पिंच हिटर के तौर पे पी चिदंबरम को उतारा गया है। पिछले कई महीनों से, अगस्त सितंबर से जब से वो आए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके लिए मुमकिन होगा कुछ कर दिखाना? देखिए, क्रिकेट की भाषा में अगर बोले तो समस्या वहीं से जुड़ी हुई है। ये जो मैच जो था, ये टेस्ट मैच था। पर टेस्ट मैच की शुरुआत में अगर आप ठीक तरह से नहीं खेले तो टेंडेंसी यही होता है कि पारी के आखिरी में आकर आप सोचते हैं कि अगर 2020 खेलें या वनडे की मैच की तरह खेलें तो वो मैच जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भारतीय अर्थनीति की दुर्वस्था जो है वो इसी तरह है कि टेस्ट मैच में जो आपने जो शुरुआत की जो नींव रखनी थी, जो काफ़ी मजबूत नींव रखने की जो आपने जो खेलने का जो वादा किया था वो आपने नहीं किया। पर आखिर में जब आपके विकेट गिरते गए तब आपने सोचा कि अब तो पारी खत्म होने वाली है, तो अब 2020 की तरह हम क्रिकेट खेलें। अर्थनीति को आप इस तरह से मेरे ख्याल से संभाल नहीं सकते। मुझे लगता है कि जो भी इलाज अर्थमंत्री ने आज ऐलान किया है वो सारे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, और जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो हैं उससे मेरे ख्याल से अर्थनीति की जो इस वक्त जो वीक जो फंडामेंटल्स इंडिकेशंस आ रहे हैं उसके ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई इम्प्रूवमेंट शायद नज़र ना आए। अगर आप देखें, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का जो समस्या जो है, ये जो चालू खाते का जो घाटा, वो एक दिन में निकल नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो फंडामेंटल वीकनेसेस हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और गंभीर भी हैं। तो अगर उसको आप ठीक तरह से न देखें तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रुपया मजबूत हो जाएगा फिर से, और चालू खाते का जो घाटा वो अगले तिमाही में फिर से ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें एक संतुलन नहीं लगता मुझे इस ऐसे बातों में, और एक इंटरनल अंदरूनी एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखाई आती है। तो आपने क्रिकेट की बात कही, मैंने क्रिकेट की जवाब दिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दरअसल वित्त मंत्री चाहते हैं कि ग्रोथ बढ़े। ग्रोथ बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा इंडस्ट्री की ओर से। गोदरेज साहब, आप क्या आश्वस्त हुए हैं? इतनी सारी जो बातें वित्त मंत्री ने कही हैं, आपको लगता है कि ये इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे? आपका भरोसा कितना जगह है? नहीं, मैं समझता हूं कि
ये फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा है कि कई मेजर्स लिए जाएंगे जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकेगा। सेबी भी कोई अनाउंसमेंट्स करेगी और मैं समझता हूँ कि 1 से 2 हफ्ते में ये अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल अच्छी तरह आ जाएगा और उससे मैं समझता हूँ कि रुपी अप्रिसिएशन भी आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि 2-3 हफ्ते में रुपी वापस डॉलर के बराबरी में लगभग 55 तक पहुँच जा सकता है। ये अब डिप्रिसिएशन हुआ है, वो एग्जैजरेटेड रिएक्शन है और मैं समझता हूँ कि नॉर्मल सी रिस्टोर की जाएगी 2-3 हफ्ते में। अदिति, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे आप सहमत हैं? ये ऑप्टिमिज्म जो गोदरेज साहब बता रहे हैं, आप शेयर करती हैं? देखिए, रुपये में वॉलेटिलिटी तो हमने काफ़ी देखी है पिछले 2 साल में। पर्टिकुलरली हमने वीकली काफ़ी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी देखी है, जो पार्टली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से रही है और कुछ हद तक डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से भी रही है। तो अगर जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने आज रिफॉर्म्स एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में आने के लिए अनाउंस किए हैं, अगर ये आ जाता है तो डेफिनेटली कुछ नियर टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है रुपये पे। लेकिन ओवर द लॉन्गर रन जो वॉलेटिलिटी हमने पिछले 2 सालों में देखी है, वो दोनों तरफ रुपये को खींच सकती है और पर्टिकुलरली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। अभी जैसे हमने देखा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग को टेपर डाउन करने की बातें जैसे होने शुरू हुई हैं, उसी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट वाले नेशंस की करेंसीज में हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। तो ये फैक्टर्स जो हैं, ये इंटरनेशनल ग्लोबल फैक्टर्स हैं, तो इनकी तरफ से भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी आगे आने वाले महीनों में। और अल्टीमेटली इंडिया एक बहुत ही मेजर करंट अकाउंट डेफिसिट नेशन है। हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी स्ट्रक्चरल है और काफ़ी इनलास्टिक है, तो उसकी वजह से जो कंसर्न्स हैं वो तो ओवरनाइट नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो अगर आप बहुत तेज़ी से रन बनाने की कोशिश करते हैं तो विकेट कई बार निकल जाता है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि इस समय सरकार जो कदम उठा रही है वो कुछ हद तक शायद बैकफायर करते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद जहां टिकी हुई थी कि गोल्ड के दाम थोड़े दुनिया के बाजारों में गिरने लगे हैं तो उससे थोड़ी राहत मिल पाएगी। सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए गोल्ड का इंपोर्ट रोकने के लिए, लेकिन मिस्टर भट्टाचार्य, दरअसल जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले साल हमने 850 टन का इंपोर्ट किया था, इस साल 5 महीनों में 550 टन आ चुका है। यानी साल अगर इसी रेट पे चलता रहा तो शायद 1100-1200 टन इंपोर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। देखिए, उल्टा होने का कारण भी काफ़ी है। सारा जो हमारा जो पॉलिसी मेकर्स का जो फोकस जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट को किस तरह से हम फाइनेंस करें उसके ऊपर जुटा हुआ है। तो अगर आप कंप्लीट फोकस जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के फाइनेंसिंग के ऊपर है तो एफडीआई बढ़ा दीजिए, एफआईआई को ज़्यादा पैसे आने दीजिए। मेरे ख्याल से जो बेसिक स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं इस इकोनॉमी के, उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस वक्त। सिर्फ किस तरह से जो डेफिसिट जो है, चालू खाते का जो घाटा है, उसको पूर्ण करने के लिए सरकार जो भी चीज़ ले रही है ना। गोल्ड की इंपोर्ट देखिए, गोल्ड का इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? गोल्ड का इंपोर्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्फ्लेशन इंडेक्स जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट इस वक्त उसको पास दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आम जनता सोच रही है कि गोल्ड ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे दाम बढ़ भी जाए या घट भी जाए या इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा भी दिया जाए तो गोल्ड को इन्वेस्ट कर लीजिए आप। 20,000 टन जो गोल्ड भारतीयों के पास घर में पड़ा हुआ है ना, वो तो बहुत काफ़ी एक गोल्ड एसेट है। मिस्टर भट्टाचार्य, अभी तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जारी किए गए हैं, आपको लगता है कि वो काम करेंगे? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में आप WPI के साथ इंडेक्स करेंगे तो वो किस इंसान उस इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में जाएगा? वो अगर आप CPI के लिंकेज करेंगे तभी तो वो उसको भरोसा मिलेगा। अगर WPI अगर 4% है, CPI आपका 9.7% है, तो अगर एक आम इंसान अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, वो देखेगा कि वो किस तरह का इंडेक्सेशन है
वो एक WPI इंडेक्सेशन है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेशन है। तो जब तक ना आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को CPI का साथ जोड़ सकेंगे तो उसका कैसा इंस्ट्रूमेंट आएगा। उसका प्रॉब्लम तो वही है कि आप गोल्ड के इंपोर्ट को रोकने के लिए कैसी आप नीतियां का निर्धारण कर रहे हैं या उसको अपना रहे हैं। सरकार की समस्या वही है कि सरकार करंट अकाउंट गैप को फाइनेंस करने के लिए ही जुटी हुई है, पर जो देश की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारा देश के इंपोर्ट में पल्सेस एंड एडिबल ऑयल के इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि देश के जो कृषक जो हैं वो सिर्फ गेहूं और चावल का ही उत्पाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो उसी के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो अगर जो कृषि की जो इंसेंटिवाइजेशन है नॉन सीरियल क्रॉप के ऊपर, जहां पे वो कम हो गया है, उससे एडिबल ऑयल की इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, पल्सेस की इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, हालांकि डिमांड बढ़ गया है वहाँ पे काफ़ी। तो हमारी अगर आयात का अगर आप एक लिस्ट देखें, उस आयात में सोने के सिवा ये एडिबल ऑयल का भी मतलब शेयर बढ़ गया है, पल्सेस का शेयर बढ़ गया है। तो हमें ये सारी स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तरफ नजर देनी चाहिए। हालांकि ये नहीं कि सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है घाटे को किस तरह से पूर्ण किया जाए, किसी तरह से डेट के अंदर FII ला दिए जाए, किसी तरह से कैप निकाल दें ऊपर से FDI का, जिससे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। पर FDI कैप उठाने से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो देश में जो इन्वेस्टमेंट की जो एनवायरमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए, रिटर्न्स बढ़ जाए। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है भट्टाचार्य साहब की राय में कि एक अर्थशास्त्री की तरह मैनेज करने की जगह शायद इकोनॉमी को एक अकाउंटेंट की तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो जाए, बस काम हो गया। लंबा नजरिया शायद वाकई सरकार के पास नहीं है। तो इन अटके हुए प्रोजेक्ट्स पर दरअसल सरकार क्या कर सकती है और वो क्यों काम नहीं कर पा रही है, इस सवाल का जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका हमारे पास एक बार इस खास चर्चा में। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आज वित्त मंत्री ने जो बहुत सारे आश्वासन दिए और भरोसा दिलाया है कि इसी महीने बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे। ये भी भरोसा दिलाया है कि बचे हुए जो महीने हैं इस वित्त वर्ष के 9 महीने के अंदर वो काफ़ी कुछ ऐसा कर लेंगे ताकि इकोनॉमी की तस्वीर बहुत सुधर जाए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा। जैसे कि हमने बात की कि काफ़ी हद तक सरकार शायद एक शॉर्ट टर्म नज़रिया लेके चल रही है, भले ही वित्त मंत्री लंबी अवधि की बात कर रहे हों। गोदरेज साहब, एक शिकायत जो तमाम बैंकर्स भी करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, किसी को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, किसी को कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा। आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, हमारे सब प्रोजेक्ट्स तो आगे बढ़ रहे हैं, सिवाय जो हमारी गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिल्डिंग परमिशंस में थोड़ी देरी आ रही है। तो ये उसका कुछ करना चाहिए कि बिल्डिंग परमिशंस जल्द से जल्द, ये स्टेट मैटर है, ये सेंट्रल मैटर नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग परमिशन जल्दी आ जाए तो उससे फायदा रहेगा। और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत प्रोजेक्ट अटक गए हैं क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, दूसरे क्लियरेंस में देरी हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंकिंग बहुत कम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहिए, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में जो CCI प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में फॉर्म की गई है उसने क्लियर किए हैं, और भी क्लियर करना चाहिए। और इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं, पर रिलेटिवली छोटे प्रोजेक्ट्स में भी किस तरह क्लियरेंस जल्दी हो जाए उस पर जो ध्यान दे गवर्नमेंट तो और भी फायदा रहेगा। मैं समझता हूं कि जो भी गवर्नमेंट के हाथ में है रिफॉर्म मेजर्स, उसमें अच्छी तरह प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जिस रिफॉर्म्स में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है वो अटक गए हैं। तो अदिति, जैसे कि हमने देखा है कि जो कोर सेक्टर्स हैं वो अटके हुए हैं, पावर हो, कुछ मेटल कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो अभी तक कंज्यूमर डिमांड के भरोसे पे इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन अगर आप हाल के आंकड़े देखिए IIP के, तो अब बता रहे हैं कि अब वो कंज्यूमर डिमांड भी सुस्त पड़ने लगी है। तो जाहिर है कि अकेले कंज्यूमर डिमांड भी बनी नहीं रह सकती। क्या हम ऐसी स्थिति में अब आ चुके हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज के स्लो डाउन का असर अब दरअसल कंज्यूमर की डिमांड पे पड़ने वाला है?
डिमांड हमने पिछले काफ़ी महीनों से देखा है, पर्टिकुलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जो डिमांड है उसमें एक ड्रॉप देखा गया है। Q4 के जो जीडीपी डेटा था उसमें भी हमने देखा कि कंजम्पशन में एक मॉडरेशन थी। तो ये एक जो ट्रेंड है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, और पर्टिकुलरली बिकॉज जो 2-3 साल से ओवरऑल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन इतने बढ़े हुए थे, उसकी वजह से जो कंज्यूमर डिमांड है उस पर एक इम्पैक्ट आया है। और डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो है वो डेफिनेटली कंज्यूमर्स ने थोड़ा होल्ड बैक किया है पिछले काफ़ी महीनों में, पार्टली ऑल्सो बिकॉज पिछले साल जो मानसून थी वो ख़राब थी। अब हमारा ये मानना है कि मानसून अब शुरू हो गई है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो मानसून का एक हेल्दी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, और अगर ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है और जो डिस्पर्जन है वो इस बार फेवरेबल रहा तो थोड़ा बहुत कंजम्पशन सेंटिमेंट्स में रिवाइवल का एक्सपेक्टेशन है, पर्टिकुलरली रूरल सेक्टर से। तो जो लेटेंट डिमांड है कुछ सेक्टर्स के लिए वो शायद ओवरऑल एक बूस्ट देगी इकोनॉमी को इस साल, लेकिन सिर्फ कंजम्पशन के बलबूते पे एक इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को वापस इनकरेज करना और एक पुश देना ये बहुत ही अहम बात है। और जो एफडीआई रिफॉर्म्स और जो बाकी क्लियरेंसेज की बात करी जा रही है, इनका भी कोई ओवरनाइट इम्पैक्ट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट पे। तो जितनी जल्दी ये जो डिसीजंस है वो लिए जाएं और वो कम्युनिकेट किए जाए इंडस्ट्री के साथ, उतना ही हम जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने ही लैग के साथ वापस रिवाइव होगा। पर्टिकुलरली मैंने आपके शो पे बहुत बार कहा है, एक तो लैंड एक्विजिशन बिल ये अब कोई चला तो नहीं जाएगा। लैंड एक्विजिशन बिल आना तो है ही, उसको हम 2 साल बाद लाएं या अभी लाएं, मेरे हिसाब से जितनी जल्दी वो आ जाए और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्लियरली पता हो कि उसके क्या रामिफिकेशंस है, वो ही बेहतर है इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल। और ओवरऑल जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, कोल, नेचुरल गैस, उनमें भी रिफॉर्म लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक एनर्जी क्रंच एक्सपीरियंस करता है। तो उस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल अदिति, मेरे हिसाब से बात बिल्कुल सही है कि काफी बड़े काम करने हैं और वक्त काफी कम दिखाई दे रहा है। वादे कई बार सरकार पहले भी कर चुकी है, तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे वित्त मंत्री की ओर से और प्रधानमंत्री की ओर से? इन प्रोजेक्ट्स की फाइल को आगे बढ़ाने का काम क्यों अटका है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। और हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सरकार के पास वक्त काफ़ी कम है और काम बहुत ज़्यादा करने को है। मिस्टर भट्टाचार्य, जो वित्त मंत्री ने आज वादा किया है, इसके पहले एक बार की प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि वो सारे जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक पे डालेंगे। CCI बनाया गया था और अब कैबिनेट मंत्रालय के तहत एक सेक्रेटरीज की कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। सारी कमेटीज मिलकर के क्या कोई फाइल आगे बढ़ा रही है, कोई काम हो रहा है? देखिए, कमेटी बनाने में या कोई एडवाइजरी ग्रुप बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कोई निर्णय के लिए कोई ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप ऐसी एक कमेटी बनाते हैं जो इफ़ेक्टिव काम कर दिखा सके, उसमें कुछ आशा का संचार हो सकता है। पर हमने जो देखा है कि जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए हैं वो सेंटर में नहीं रुके हुए हैं, वो काफ़ी स्टेट लेवल में रुके हुए हैं। तो अगर एक कमेटी की इफेक्टिवनेस उसी पर डिपेंड करेगी, अगर किस तरह से वो स्टेट लेवल क्लियरेंसेस को उसको एक्सपेडाइट करे और स्टेट लेवल क्लियरेंसेस को एक्सपेडाइट करके वो प्रोजेक्ट्स की लागू करने के लिए काम चालू हो सके। तो हमें लग रहा है कि कमेटी तो बन गई है, पर कमेटी वो जो अपना जो अप्रूवल प्रोसेस में अटक गई, क्योंकि स्टेट लेवल की पार्टिसिपेशन की, स्टेट लेवल की जो अप्रूवल प्रोसेस जो है उसमें कमी आ रही है। क्योंकि फेडरल कंट्री में सिर्फ ये सेंटर का ही एक रोल नहीं है। जैसे कि गुजरेल साहब भी कह रहे थे, काफी रोल है। गुजरेल साहब भी कह रहे थे कि प्रॉपर्टी के उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अटके हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से अटके हैं, वहां पर शायद केंद्र सरकार कुछ खास नहीं कर सकती। गुजरेल साहब, एक और बात जो आपके जैसे तमाम इंडस्ट्रीज लगातार कह रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट इसलिए भी आगे नहीं बढ़ रहे कि पैसे की तंगी है, ब्याज दरें नहीं घट रही। हमने देखा है कि RBI ने रेट घटाए पर बैंक्स ने इसको पास ऑन नहीं किया है अब तक। आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, रिजर्व बैंक को SLR और CRR और भी घटाना चाहिए, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंक रेट्स जरूर घटाएंगे। तो ये हाई इंटरेस्ट, कुछ भी करके इंटरेस्ट रेट घटाना चाहिए इंडिया में,
नहीं तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता है। जब दुनिया की इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो इंडिया की इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा हो के कैसे चलेगा। चाइना के इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, अनेक डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट कम है, डेवलप्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कई उपाय आरबीआई ला सकती है जिससे इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि वो करेंगे, वो बहुत अपने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरत है। मिस्टर भट्टाचार्य, आपको लगता है ये उम्मीद पूरी होगी इंडस्ट्री की? जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन घटा है, जिस तरह से रुपया कॉस्टली हो गया है और जिस तरह से हमारी देश की अर्थनीति आयात के ऊपर निर्भरशील ज़्यादा हो गई है, मुझे लगता है उसी रुपये के अवमूल्यन से जो देश में जो एक इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ने का डर है, वो डर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शायद कुछ रोक ले इस बार इंटरेस्ट रेट घटाने में। तो क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ ग्रोथ का ही सिर्फ दायित्व नहीं लेता है, वो इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी का भी दायित्व लेता है। तो मुझे लगता है कि रुपए की जो डिप्रिसिएशन से काफ़ी इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल इकोनॉमी में बढ़ गई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफ़ी गौर फरमाना पड़ेगा इसके ऊपर कि वो इस वक्त क्या इंटरेस्ट रेट घटाए या नहीं घटाए। जी मिस्टर भट्टाचार्य, ऐसा लगता है कि अगर एक बैट्समैन के नज़रिए से देखें तो इस पिच में तो खड्डे ही खड्डे हैं, इस पे बैटिंग बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि जिन मामलों में सरकार कुछ कर सकती है तो सरकार कर रही है, लेकिन जहां संसद में जाना पड़ता है तो वहां पे उनके पास शायद पर्याप्त समर्थन नहीं है। केंद्र सरकार काम कर रही है तो राज्य सरकार उन प्रोजेक्ट्स को अटकाती हुई नजर आ रही है। आरबीआई रेट कट कर रहा है तो बैंक्स पास ऑन नहीं कर रहे, और अब रुपए की गिरावट से शायद आरबीआई भी रेट कट ना कर पाए। तो काफ़ी मुश्किल लगते हैं ये स्लॉग ओवर चिदंबरम साहब के लिए। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।